हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का जो विषय है वह है साइंस एंड टेक। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया है और लगातार कॉल आ रहा था कि सर साइंस एंड टेक पर कुछ वीडियो बनाइए, क्योंकि बीपीएससी प्री के बाद जब मेंस की तैयारी की जाती है तो इस दौरान यह एक नया विषय होता है। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने का प्रयास है मेरा कि साइंस एंड टेक पर कुछ थोड़ा फोकस किया जाए। दोस्तों, साइंस एंड टेक में जब हमने पहले चर्चा भी किया था, इसके 6 कैटेगरी में हम लोग बांट के पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जो मोटे तौर पे पढ़ना है उसे हम 5 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला कि स्पेस टेक्नोलॉजी में शुरुआत इसकी कब हुई, इसके अलावा आवश्यक तत्व इसके कौन कौन से हैं, तीसरा इसका उद्देश्य क्या है, चौथा क्या उपलब्धि रही है, और पांचवा है भविष्य की योजनाएं। जहां तक मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो अभी तक इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है उपलब्धि और भविष्य की योजनाएं क्या रही, दूसरा इसरो की उपलब्धि क्या रही है। तो लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये दोनों सेगमेंट से पूछा गया है, लेकिन आवश्यक है पहले इसका बैकग्राउंड जानने का। तो अब हम शुरुआत करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ये रहता है क्वेश्चन हमेशा कि पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष क्या है। तो दोस्तों, अंतरिक्ष के बारे में यह कहा जाए कि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर, मतलब कि अगर ये मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी के वायुमंडल है, 5 लेयर हम लोग जानते भी, तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर विशाल और अनंत स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। और इस अंतरिक्ष के जानने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिस टेक्नोलॉजी का, उसे ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो ये रहा इसका छोटा सा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है क्या, इसके बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी शुरुआत की, कि शुरुआत आखिर भारतीय संदर्भ में कब से क्या हुआ, इसके लिए। तो दोस्तों, जहां तक शुरुआत की बात है तो सबसे पहले कहा जाता है कि अंतरिक्ष की कार्यक्रम की जो शुरुआत है उसका मूल कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग किया गया था वह डॉक्टर एस.के. मित्रा तो इनके प्रयासों से ही माना जाता था। एक्चुअली इन्होंने किया क्या, तो ये पृथ्वी के जो चौथे मंडल हैं, आयन मंडल, उस मंडल के बारे में जानने की इच्छा करते हुए कुछ इसमें अपना कह सकते हैं कि शोध वगैरह किए थे। तो यहीं से एक शुरुआत होती है विधिवत रूप से, और फिर आगे चलकर इसकी कई सारे देखते हैं कि अन्य चीज़ों में भी उपलब्धियां देखा गया। तो अब हम बात करते हैं कि इसके बाद होता क्या है। तो इसके मित्रा के बाद 1940 का दौर आता है, 1940 का दशक आता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रोल आता है। क्यों? क्योंकि इस समय एक विधिवत रूप से शुरुआत होती है और खास तौर पे देखते हैं कि इसकी जो भूमिका रहती है उसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, और इनके अलावा एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनका नाम आप लोग सुने भी होंगे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इन दोनों का काफी प्रयास रहा और इन दोनों का प्रयास का ही परिणाम था कि 1950 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होती है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होती है और खास तौर पे इस क्षेत्र में सरकार रुचि लेती है शोध वगैरह करने के लिए। तो ये रहा एक क्रम 50 तक। 50 के बाद दोस्तों अभी कहा जा सकता है कि भारत में लगभग बीजारोपण ही किया गया था इस क्षेत्र में, कि 1957 में सोवियत संघ ने, 1957 में सोवियत संघ जो अब टूटकर रूस के रूप में बना है, तो सोवियत संघ ने 1957 में अपना कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक प्रक्षेपित किया था और पूरे विश्व में कह सकते हैं कि इसने एक अपनी ओर ध्यान को आकर्षित किया। इसके बाद भारत ने भी जोश में आते हुए 1962 में इनकोस्पर की स्थापना की। 1962 में इनकोस्पर, ठीक है, इनकोस्पर की स्थापना की। इनकोस्पर का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, और इसकी स्थापना किया गया और इसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई बने थे। तो इस प्रकार इनकोस्पर की स्थापना के साथ ही अंतरिक्ष
के क्षेत्र में भारत ने एक कह सकते हैं विधिवत रूप से शुरुआत किया था, और इन्हीं के नेतृत्व में कह सकते हैं इनकोस्पर के अंतर्गत ही नवंबर 1963 जो भारतीय संविधान में विशेष रूप से जाना जाता है, केरल के तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में मैरी मैगडलेन चर्च है, मैरी मैगडलेन चर्च, इसी चर्च से अंतरिक्ष कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। कहा था 21 नवंबर 1963 को देश का पहला सराउंडिंग रॉकेट छोड़ा गया था, और प्रक्षेपित करने का श्रेय अमेरिका को जाता है। अमेरिका के सहयोग से यह प्रक्षेपित किया गया था, और एक शुरुआत होती है। बाद में चलकर इस चर्च को, मैरी मैगडलेन चर्च को संग्रहालय के रूप में बदल दिया, म्यूजियम बना दिया गया, और यहीं से कह सकते हैं इनके योगदान के कारण ही विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता के रूप में जाना जाता है। तो ये रहा दोस्तों एक मोटी सी छोटी मोटी चीजें 1963 में क्या हुआ था। अब इसके अलावा 1963 के बाद देखते हैं खासतौर पर 1969 में ही जो इनकोस्पर था, इसे के जगह पर इसरो की स्थापना की गई। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग अभी वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में जानते हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया। स्थापना क्या किया गया, मतलब 1969 में इनकोस्पर की जगह पर इसरो की स्थापना की गई, और जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में बनाया गया है। और जितना भारतीय खासतौर पर सरकार की जो एक प्रमुख कह सकते हैं कि ये एजेंसी के रूप में बनी हुई है, ठीक है। तो ये रहा इसका, इसरो की स्थापना कैसे हुआ। आगे चल के हम देखते हैं इसरो के अंतर्गत ही 1975 में खासतौर पर आर्यभट्ट की प्रक्षेपण किया गया था। आर्यभट्ट प्रक्षेपण में जो मुख्य भूमिका रहा है वो सोवियत संघ का रहा है, और इसके बाद 1980 में रोहिणी नामक प्रक्षेपण किया गया, प्रक्षेपण कह सकते हैं सैटेलाइट को, जिसमें भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 का योगदान रहा। तो ये एक विधिवत रूप से स्टार्ट होता है। तो ये रहा हमारा शुरुआत कैसे कैसे हुआ। तो इसरो की स्थापना, इनकोस्पर की स्थापना 1975 में आर्यभट्ट की प्रक्षेपण, और 1980 में रोहिणी का प्रक्षेपण। तो ये रहा एक क्रम के रूप में शुरुआत होती है, और यहीं से हम लोग का फिर अंतरिक्ष क्षेत्र में कदम बढ़ता है। अब हम बात करते हैं फिर आवश्यक तत्व का, कि आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर 3 प्रकार के आवश्यक तत्व जरूरी होता है। ऐसे कई चीजें हैं, लेकिन मोटे तौर पर 3 चीजें। पहला इसमें दोस्तों है सैटेलाइट। सैटेलाइट जिसके अंतरिक्ष उपग्रह भी कह सकते हैं हिंदी में। दूसरा है लॉन्च व्हीकल, प्रक्षेपण यान। तीसरा है लॉन्च पैड। या इसको साइट भी कुछ लोग बोलते हैं, प्रक्षेपण स्थल, प्रक्षेपण स्थल। मतलब कहने का मतलब अगर देखा जाए तो क्या प्रक्षेपित करना है, कौन से उपग्रह को किसके द्वारा प्रक्षेपित करना है और कहां से प्रक्षेपित करना है। ये 3 चीजें मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है या जानना है। अब जहां तक बात किया जाए प्रक्षेपण स्थल का, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मोटे तौर पर 3 प्रक्षेपण स्थल बहुत ज्यादा फेमस हैं, जिसमें से एक है आपका तुम्बा केरल, तुम्बा केरल। दूसरा है बालासोर उड़ीसा, और तीसरा है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा कह सकते हैं, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में। तो ये हम लोग को मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए कि लॉन्च पैड जहां से प्रक्षेपित स्थल, ये 3 इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब है सवाल कि सैटेलाइट और
लॉन्च व्हीकल, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि क्या है। आइए दोस्तों, सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट को मोटे तौर पर हम लोग दो भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला इसमें आता है सैटेलाइट, उपग्रह। कोई चर्चा करेंगे इसमें। फिर दूसरा है प्रोब। प्रोब। अब सवाल उठता है कि फिर ये दोनों में अंतर क्या है, प्रोब में और सैटेलाइट में। तो सैटेलाइट मुख्य रूप से वैसे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाने वाले उपग्रह होते हैं। और प्रोब ऐसे कह सकते हैं कि उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी की कक्षा से बाहर अर्थात दूसरे खगोलीय पिंडों के लिए प्रक्षेपित किया जाता हो, मतलब कि यह पृथ्वी से बाहर। अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो इसमें जैसे कि हम लोग IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली जो हम लोग छोड़ते हैं दूर संवेदी उपग्रह को, वो हो गया, चाहे इनसेट हो गया, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, तो ये दोनों होता है। और पृथ्वी के बाहर जैसे कि अगर पूछा जाए कि भारत का प्रोब मिशन, तो हम लोग जानते हैं चंद्रयान, मंगलयान, और भारत का अभी देखिएगा आदित्य L1 है, शुक्रयान है, तो ये सभी प्रोब मिशन हम लोग इस पर भविष्य की योजनाएं हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि मेंस में कि भारत का अब तक प्रोब मिशन के क्षेत्र में कौन कौन सी उपलब्धि है और भविष्य की योजनाएं क्या हैं और कौन कौन सी चुनौती है, यह लिखना, तो निश्चित तौर पे अब वहां पर आप लोग को यह समस्या नहीं आएगा कि प्रोब मिशन में हमें लिखना क्या है। ऐसा गलती ना करके उपग्रह वगैरह नहीं लिखना है, प्रोब मिशन को ही आप लिखिएगा। तो ये रहा प्रोब मिशन के अंतर्गत और सैटेलाइट के अंतर्गत क्या अंतर है। और इसके अलावा हम लोग जो बाकी IRS सिस्टम, इनसेट सिस्टम क्या है, मंगलयान, चंद्रयान की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब हम लोग चर्चा करते रहेंगे। अब मोटे तौर पर तीसरी चीजें हम बात करते हैं जो आवश्यक है, वह है सैटेलाइट, लॉन्च पैड, सॉरी, लॉन्च पैड। लॉन्च पैड के अंतर्गत देखा जाए तो भारत अभी तक 4 प्रकार के लॉन्च पैड को निर्माण किया है। 4 प्रकार के लॉन्च पैड। अब 4 प्रकार कौन कौन है दोस्तों? तो इसमें पहला जो है SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, उपग्रह प्रक्षेपण यान। यह क्या है? तो यह पहला आप समझ लीजिए कि यह 4 चरणीय उपग्रह है। 4 चरणीय उपग्रह नाली है। इसके अलावा यह हल्के वजन कह सकते हैं, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो हल्की वजन की जो वस्तु हैं उसे ले जाने में सक्षम है। मुश्किल 40 kg तक का था, 40 kg के वजन तक ले जाने में सक्षम। और जो ऊंचाई इसका जो विकसित किया गया था, तो ऊंचाई मोटे तौर पर देखा जाए तो 500 किलोमीटर तक क्षमता थी इसकी, 500 किलोमीटर तक ले जा सकता है। 4 चरणीय कहने का मतलब है कि जो यह प्रक्षेपण यान है उसका जो प्रणोदक का जो प्रयोग किया गया था ईंधन के रूप में, तो वो 4 चरणीय था। मतलब चारों भाग में सॉलिड ठोस प्रणोदक लगे हुए थे। तो यह इस प्रकार 4 चरणीय है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलकर थोड़ा सा इसमें संशोधन किया गया और बनाया गया दूसरा है ASLV। कहने का मतलब आर्गुमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। और यह जो बनाया गया था यह मोटे तौर पे दोस्तों 5 चरणीय था, 5 चरणीय। और इसका जो वजन ले जाने में सक्षम है वह देखा जाए तो लगभग 150 kg तक था, 150 kg तक। और जो ऊंचाई है वो मोटे तौर पर देखा जाए तो LEO कक्षा के लिए विकसित किया गया था। ठीक है, 5 चरणीय में जो बात है ये भी एक तरह से जो इसमें जो प्रणोदक प्रयोग किए गए हैं, 5 चरण में सॉलिड ही था। ठीक है, मतलब कि ठोस प्रणोदक लगे हुए थे। तो ये रहा 2 चरण। इसके बाद फिर चतुर्थ पीढ़ी का जब बात आती है, या फिर कहा था इसी में और संशोधन करते हुए इसरो ने तीसरा जो व्हीकल बनाया
वह है आपका PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। और यह जो बनाया गया था इसमें भी 4 चरणीय रहा। ये 4 चरणीय है, जिसके प्रथम एवं तृतीय चरण में ठोस प्रणोदक और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदक लगे होते थे। कहने का मतलब जो ये इसका प्रणोदक है, सॉलिड लिक्विड इस प्रकार 4 प्रकार के प्रणोदक 4 स्तर पे लगे थे। इसका जो विकसित किया गया था वह मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 1200 kg तक ले जाने में सक्षम था, और इसकी ऊंचाई भी LEO कक्षा में स्थापित करने के लिए। LEO कक्षा का मतलब होता है मोटे तौर पर 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम। अब सवाल उठता है कि जो PSLV की बात कर रहे हैं तो 2000 किलोमीटर तक ही, और आप लोग सुने होंगे कि भूतुल्यकालिक उपग्रह को भी छोड़ा गया है PSLV द्वारा, मंगलयान को भी छोड़ा गया है, चंद्रयान को भी छोड़ा गया है जो इतनी दूरी पर है। तो फिर यह संभव कैसे है? तो दोस्तों इस पर हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे। PSLV का कौन सा संस्करण का विकसित किया गया था खासतौर पे भारत द्वारा। तो मोटे तौर पर हम लोग समझ लें कि इसका एक संस्करण आता है PSLV का, बाद में बनाया गया था PSLV XL संस्करण, और यह संस्करण काफी उन्नत संस्करण था। और देखिएगा कि जितने भी LEO कक्षा से बाहर, जैसे कि GEO कक्षा हो या फिर मंगलयान हो या चंद्रयान हो, सभी के लिए हम लोगों ने PSLV XL संस्करण का ही प्रयोग किए हैं। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे बेहतर तरीके से। ठीक है दोस्तों, फिर कक्षा पर भी चर्चा करेंगे कि LEO कक्षा क्या है, MEO कक्षा क्या है, GTO कक्षा क्या है, GEO कक्षा क्या है, HEO कक्षा क्या है, तो और भी सारी चीजें। तो ये चीजें, तो अब बात करते हैं फिर चौथा जो बनाया गया था वह है GSLV। चौथा जो प्रक्षेपण यान है GSLV, और हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। और यह जो बनाया गया था यह मोटे तौर पर 3 चरणीय था, 3 चरणीय है, जिसके प्रथम चरण में, फर्स्ट में सॉलिड, सेकेंड में लिक्विड तरल, और थर्ड में क्रायोजेनिक इंजन लगे होते हैं। क्रायोजेनिक इंजन अगर देखा जाए तो ये रहा आपका उपग्रह, यहां पर सॉलिड, लिक्विड, और यहां पर क्रायोजेनिक इंजन। तो ये दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन लगा था। अब इसकी बात की जाए तो जो इसे ले जाने में सक्षम है वह खासतौर पे GEO कक्षा में, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जो 35,786 किलोमीटर पर स्थित होता है, 35,786 किलोमीटर पर स्थित होता है। तो इस कक्षा में स्थापित करने के लिए ही बनाया गया था GSLV, और इस पर हम लोग अभी काम कर ही रहे हैं। अभी से बेहतर तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बहुत भारत में उन्नत नहीं जितना PSLV है, तो और इसमें काफ़ी वजनीय चीज़ों को ले जाने में सक्षम है। फिर क्रायोजेनिक इंजन का अभाव भारत में कैसे विकास किया गया, क्यों इतनी देर हुई, क्यों हम लोग अंतरिक्ष कार्यक्रम में काफ़ी लेट से पहुंचे, खासतौर पे आप देख सकते हैं प्रोब मिशन में। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे। फिर खासतौर पे देखेंगे प्रत्येक कक्षा के बारे में, क्या क्या कक्षाएं होती है, सैटेलाइट के बारे में, और भी बहुत चीज़ें जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। लेकिन समय को भी ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने देना है वीडियो को, क्योंकि थोड़ा उबाऊ ना आए। तो यही कारण है दोस्तों कि बाकी जो पार्ट है हम कल लेकर आएंगे। ठीक है, तो बाकी हम लोग कल मिलते हैं इस चीज़ के साथ। थैंक यू दोस्तों।